नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर्स पर चला चुनाव आयोग का डंडा। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र में काटे गए 44,000 नाम। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। 2 चरणों में हुए चुनाव में साल 1995 के बाद इस बार हुआ था सर्वाधिक मतदान। गृहमंत्री अमित शाह का बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में संबोधन होगा। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे हैं खेलों में हिस्सा। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2025 में भारत का शानदार आगाज। पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का तोड़ा रिकॉर्ड। और आपको बता दें कि आज संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी है। आज ही के दिन साल 2001 में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। संसद भवन में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने इस आतंकी हमले को नाकाम किया था। सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए थे। इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों और संसद के कई कर्मचारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन्हीं वीरों की याद में हर साल 13 दिसंबर को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और संसद हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज के इस दिन भारतीय लोकतंत्र की अस्मिता बचाने वाले शहीदों की वीरता को नमन किया जाता है। लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक के बाद एक कई नए मोड़ आते जा रहे हैं। एक महा एक्सपोज भी सामने आया है फर्जी वोटर्स से जुड़ा हुआ। जी हां, जिस फर्जी वोटर के चिन्ह को लेकर दशकों से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा ने उस पर मुहर भी लगा दी है। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि बंगाल की चुनावी राजनीति में वोटर लिस्ट स्कैम पर सबसे बड़ा एक्शन है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बंगाल की नींद उड़ा के रख दी है। सीओ कार्यालय ने पुष्टि की है कि पहले चरण में ही मृत, लापता, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मिलाकर कुल 58,18,487 मतदाताओं के नाम हटाए जाने हैं। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत ही है। आयोग ने 1,67,00,000 डेटा की दोबारा जांच के आदेश भी दिए हैं, जहां से 15 से 20% नाम और भी कटेंगे। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा से 44,787 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यह विलोपन यानी कि डिलीटेशन संख्या सामान्य नहीं है। यह आंकड़े इसलिए भी विस्फोटक हैं क्योंकि नंदीग्राम, जो विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का क्षेत्र है, वहां सिर्फ 10,000 नाम हटे हैं। भवानीपुर में हटे नाम नंदीग्राम से 4 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग के अनुसार ये विलोपन मृत्यु, स्थानांतरण, पता नहीं चलने और दोहराव प्रविष्टियों के कारण हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं, बल्कि टीएमसी के कई कद्दावर मंत्रियों के क्षेत्रों में भी यही हाल है। मेयर फिरहाद हकीम की कोलकाता पोर्ट सीट पर 63,730 नाम, बालीगंज में मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट पर 65,171 नाम, तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना बंदोपाध्याय की चौरंगी सीट पर सबसे ज्यादा 74,553 नाम हटाए गए हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा की सीट श्यामपुकुर पर 42,303 नाम, जबकि बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उत्तर दमदम सीट पर 33,912 नाम हटाए गए हैं। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, भाजपा के क्षेत्रों में भी बड़ा विलोपन हुआ है। भाजपा नेता शंकर घोष की सीट सिलीगुड़ी पर 31,181 नाम, भाजपा नेत्री
अग्निमित्रा पॉल की सीट आसनसोल दक्षिण से 39,202 नाम, भाजपा नेता अशोक लाहिड़ी की सीट बालूरघाट से 11,219 नाम हटाए गए हैं। टीएमसी के कई मंत्रियों के क्षेत्रों में भी भारी कटौती हुई है, जैसे कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और चौरंगी, जहां 60 से 70 हजार से ज्यादा नाम हटे हैं। जिला स्तरीय आंकड़े के अनुसार दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक 8,16,47 नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। बीजेपी इन आंकड़ों को फर्जी वोटर्स की फैक्ट्री पर ताला लगना बता रही है। उनका दावा है कि ये टीएमसी के अवैध वोट बैंक पर सीधा प्रहार है। सवाल गंभीर है कि क्या इन लाखों नामों का इस्तेमाल अब तक चुनाव में होता रहा था? क्या बंगाल में लोकतंत्र की बुनियाद फर्जी वोटों पर टिकी थी? मंगलवार को जब मसौदा सूची आएगी तब हंगामा और भी बढ़ेगा। ग्राउंड जीरो पर हम इस चुनावी शुद्धिकरण के हर पहलू पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और किस तरह से कितनी अलग अलग श्रेणियों में इसे बांट करके लोगों को नाम हटाए गए हैं। और यही चुनाव आयोग की मंशा भी है कि पात्र मतदाता जो हैं वो मतदाता सूची में शामिल हों और जो भी अपात्र मतदाता हैं वो मतदाता सूची से बाहर हों। और भी ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हमें पश्चिम बंगाल की दे रहे हैं। सौरभ, आंकड़े अभी तमाम तरह के हमने अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्षेत्र हो या फिर उनकी सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र हो, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अपात्र वोटर्स के नाम हटाए गए हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। संध्या, देखिए जो फिगर अभी सामने आया है जिसके जिक्र अभी आपने किए हैं, उसके अलावा और कुछ बातें चुनाव आयोग के आधिकारिक जो हैं वो बोल रहे हैं कि जिसपे नजर रखनी पड़ेगी। जैसे कि वो कह रहे हैं कि अभी तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये 58 लाख का जो 58 लाख का जो मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और लापता वोटर्स है उसका तो फिगर सामने आ गया है। हालांकि वो फिगर थोड़ा और भी बढ़ सकता है। लास्ट टाइम कुछ रिव्यू चल रहा है, तो 58 लाख यहाँ का फिगर है। और वो जो आपने बताया कि 1,67,00,000 के ऊपर रीवेरिफिकेशन जो निर्वाचन कमीशन ने कहा है, 7 उन्होंने मापदंड तैयार किए हैं जिसके आधार पर ये रीवेरिफिकेशन हुआ है, वो भी काफी दिलचस्प है। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है इस 1,66,00,000 के अंदर से वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 15 से 20% वोटर वहां से भी ऐसा पाया जा सकता है कि जो वोटर लिस्ट में होने नहीं चाहिए। हालांकि अभी वो रीवेरिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये 15 to 20% ही होगा या इससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। जो भी है, जो भी बात सामने आएगी। और अभी भी 30 लाख जिनको हियरिंग मिलेगा, वो अनमैप जो वोटर थे उनमें से कितना निकल कर आता है जो हियरिंग के बाद पता चलेगा। पर ये सारे जो आंकड़े हैं इसको मिलाकर करीब करीब जो गणित जो सामने आ रही है उससे पता चलता है कि जैसे इंडिकेशन है कि 1 करोड़ के करीब या फिर 1 करोड़ से ज्यादा एक फिगर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो गया तो बंगाल की राजनीति में बंगाल की राजनीति में जी सीएम कृष्णनगर की सभा में जो लास्ट वो जिला दौरा किए थे और वहां पे जो वो बोली कि एक भी अगर नाम अगर कटेगा तो वो धरने पर बैठ जाएगी। महिला को बोला कि सामने आइए, आप हाथ में रसोई की जो भी सामान है वो सब सामान लेके आगे आइए, पीछे पुरुष रहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि दक्षिण 24 परगना के फलता में भी वहां पे जो चुनाव के आधिकारिक जो ऐसे ही वेरिफिकेशन के लिए गए थे, जो डाउट थे वो डाउट क्लियर करने के लिए गए थे, उनको विरोध दिखाया गया। तो ये सारे मामले को लेकर किस तरह बंगाल की राजनीति मोड़ लेती है, इस एसआईआर को लेकर वो देखने लायक होगा। क्योंकि वो जो 7 जो मापदंड चुनाव कमीशन ने तैयार किया जिसको रीवेरिफिकेशन का फिगर है वो काफी दिलचस्प है। पहला तो ये है कि एक व्यक्ति जो एनुमरेशन फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति 6 से ज्यादा लोगों के या तो पिता है या फिर दादा है जी, ये एक है। दूसरा ये है कि जो वोटर्स है उनका जो उम्र, अब उनका 45 साल के ऊपर उम्र है 2025 में, लेकिन वो 2002 में वोटर्स नहीं थे।
तब तो उनका उम्र 22 साल था, तो वो क्यों वोटर नहीं हुआ, ये दूसरा। और बाकी जो है 85 लाख ऐसे वोटर्स है जिनके पिता का नाम 2025 से 2002 में मैच नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, तो बड़ी संख्या में जो विसंगतियां हैं वो निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या फर्जी वोटर्स के जरिए ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब तक अपनी सरकार बनाती आई है, और यही वजह क्या रही है कि इसीलिए वो एसआईआर का विरोध भी कर रही हैं। और भी तमाम अपडेट हम आपसे लगातार साझा करते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते केरल का, क्योंकि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही शुरुआती रुझानों में पूरे राज्य में एक मिलीजुली और बदलती हुई तस्वीर भी सामने आई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अच्छी शुरुआत की, जबकि सत्ताधारी सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उम्मीद के मुताबिक कुल मिलाकर थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी 2020 के स्थानीय निकाय चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता दिख रहा था। जिला पंचायतों में यूडीएफ कुछ बढ़त हासिल कर सकता है, जबकि सीपीआई-एम ग्राम पंचायतों में अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति में नजर आ रही है। लेफ्ट ब्लॉक पंचायतों में भी बढ़त दिख रही है, जो बीच के स्तर पर उसकी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करता है। कई कॉरपोरेशन वार्डों में भी सीपीआई-एम बढ़त बनाए हुए दिख रही है। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शुरुआती बढ़त बनाए हुए है। हालांकि मुकाबला बहुत कड़ा और खुला है, जिसमें लेफ्ट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एनडीए के पलक्कड़ में भी अच्छा प्रदर्शन करने की खबर आ रही है। त्रिशूर की बात कर लेते हैं। त्रिशूर में यूडीएफ ने शुरुआती बढ़त ले ली है, जबकि बीजेपी पीछे से पकड़ बना रही है और लेफ्ट का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है। तो केरल स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और बहुत ही मायने रखता है ये लोकल लेवल का जो चुनाव होता है, क्योंकि ये भविष्य की रेखा भी कहीं ना कहीं तय करता है। आपको बता दें कि जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसकी मतगणना का सिलसिला सवेरे 8 बजे से शुरू हो चुका है। अलग अलग रुझान भी सामने आने लगे हैं, जो कि तमाम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सीट हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे थे। और भी ग्राउंड जीरो से ताज़ा आंकड़े, ताज़ा अपडेट लेने के लिए हमारे संवाददाता विनया के पास चलते हैं। विनया, इस वक्त की अगर हम बात करें तो केरल में जो चुनावी सरगर्मी है अब मतगणना की तरफ बढ़ चुकी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, रुझान भी आने लगे हैं। किस तरह से किसका सियासी पारा अब आप चढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ देख पा रही हैं? अभी गिनती होके अभी 2 घंटा हो गए, तो अभी ये ट्रेंड दिख रहे है कि कांग्रेस लीडिंग यूडीएफ अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि 6 कॉरपोरेशन है केरल में, उसमें 4 कॉरपोरेशन में अभी यूडीएफ लीडिंग पोजीशन में है। एलडीएफ वो पहले 5 कॉरपोरेशन का सत्ता में थे, वो सिर्फ अभी एक ही कॉरपोरेशन में लीडिंग में हूँ। और तीसरा बात ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनडीए एक कॉरपोरेशन में अभी बिल्कुल आगे है, वो भी तिरुवनंतपुरम निगम में। तिरुवनंतपुरम निगम में 27 सीट्स पे अभी लेटेस्ट स्टैटिक्स पे 27 सीट्स पे एनडीए आगे है, और एलडीएफ 16 सीट पे हूँ वो पीछे, और यूडीएफ 10 सीटों में है। कि जब ये गिनती शुरू हो गई थी, वो जब शुरू से ही एनडीए ये लीडिंग एक स्टैटिक करके रख रहे, पहला 2 नंबर लीड पे एनडीए आया था, और अभी 27 सीट का एक लीड पे आया है। बेहतरीन प्रदर्शन है एनडीए का तिरुवनंतपुरम निगम में। ये तिरुवनंतपुरम निगम में सत्ता में आने के लिए पूरा कोशिश में था बीजेपी ने, और जे राज्य का नया अध्यक्ष बीजेपी का नया राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, वो राज्य अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव है, उनका पहला लिटमस टेस्ट है, और उसने पूरी कोशिश में भी था, और उसने बताया था कि, और ये उसने मैनिफेस्टो में उसने वाग्दान दिया था कि जब अगर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी को सत्ता मिलेगा तब पीएम मोदी को यहाँ ले आएंगे, और उसने यहाँ डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो का उद्घोषण खुद करेंगे, ये सब बोला था। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीजेपी को ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में करने का मौका मिला है, और अभी 3-4 महीने के अंदर यहाँ असेंबली चुनाव आएंगे। जब अगर बीजेपी ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में सत्ता में आने में वो फल प्राप्त हो गया, तो उसका पूरा असर उनको पूरा केरल राज्य में मिल
जाएगा और असेंबली चुनाव में मिल जाएगा तो अभी एकदम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। 27 सीट में एनडीए लीडिंग है और जो पीछे अभी जो सत्ता में थे एलडीएफ वो 16 सीट्स पे लीडिंग है। जी विनय, देखिए जब मतदान हुआ था तो 1995 को याद किया गया क्योंकि ऐतिहासिक मतदान इस बार हुआ है। ऐसे ही जब परिणाम आएंगे तो क्या वो भी किसी तरह से एक नया इतिहास बनाते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से आप बता रही हैं कि कौन कौन सा दल बढ़त बनाए हुए है, एनडीए का जिक्र अभी आपने किया कि किस तरह से वो परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये शानदार प्रदर्शन इतिहास ही है क्योंकि अभी 30 साल से तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का रूल चल रहा है। लेफ्ट एलडीएफ सत्ता में थे तो उस 30 साल का वो हिस्ट्री और इतिहास को तोड़ के अभी एनडीए इतनी सीटों पे 27 सीटों पे आगे आया है। और पूरा हम केरला का पूरा जो गिनती का रिजल्ट देखें तो हमको ये ट्रेंड मिल रहा है कि लेफ्ट एकदम पीछे गए है कि क्योंकि मैंने पहले भी बोला था जब ये लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था तब मामला आया कि शबरीमला सोने चोरी का और उसके बाद आया था कि कांग्रेस एमएलए राहुल मांगूटतिल का उसके ऊपर बलात्कार का केस लगाया था। ये दोनों विषय ये लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुआ था ये दोनों इलेक्शन में। और इसमें शबरीमला का मामला बहुत ही क्या होता है, शबरीमला इतना बड़ा टेम्पल होता है पूरा इंडिया से, वहाँ डिवोटीज आते रहते हैं तो वो एक इमोशनल मामला भी है। तो उधर से इतनी चोरी हो गया वो भी जब एलडीएफ सत्ता में तो वो एकदम एलडीएफ को धोखा दिया है वो बात पता चल रही है रिजल्ट में। इसलिए एलडीएफ इतने पीछे गए और वो उसका लाभ कौन उठाया है कि अभी तक रिजल्ट की ट्रेंड की तरह उसका लाभ ज्यादातर कांग्रेस लेड यूडीएफ को मिला है, मगर उसका लाभ बीजेपी भी उठ पाया है क्योंकि बीजेपी ने एक बदलाव के लिए वोट मांगा था, बदलाव पूछ के वोट मांगा था, वो बदलाव उनको भी किया, उसका लाभ मिला। ऐसे रिजल्ट में यही बोल रहा है। जी बिल्कुल विनया, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वो निश्चित तौर पर जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए चुनाव होते हैं और यही वजह है कि अब एक बदलाव की बयार भी केरल में हुए स्थानीय चुनाव के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हालांकि मतगणना अभी हो रही है, आगे देखना होगा कि ये फतह का जो ताज है वो किसके सिर पर बंधेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने देश भर के 10 राज्यों में ऑपरेशन साइहॉक 2.0 चलाया। 48 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान 2900 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई भी की गई। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली पुलिस के 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे दिल्ली पुलिस के 2 ज्वाइंट सीपीएस के जैन और रजनीश गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा ने। आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपना ऑपरेशन साइहॉक चलाया। देश भर के 10 से ज्यादा राज्यों में दिल्ली पुलिस के 5000 पुलिसकर्मियों ने रेड की और करीब 2900 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस के 2 जॉइंट सीपी हैं। आपका परिचय कराना चाहूंगा। जॉइंट सीपी सदर्न रेंज एसके जैन साहब हैं और जॉइंट सीपी आईएफएसओ रजनीश गुप्ता जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला और क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं। इस बार हमें पिछले ऑपरेशन 1.0 के मुकाबले मोर देन 200% सफलता मिली है। पिछली बार 1400 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस बार हमने करीबन 2900 लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई की है और
7,000 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया था। इस पूरे अभियान में 5,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस की टीम पुलिसकर्मी शामिल थे। अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगह रेड की है। न केवल दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी 10 अलग अलग स्टेट्स में रेड की गई हैं, ताकि कोई भी साइबर अपराधी जिसका लिंकेज दिल्ली से हो या दिल्ली के अकाउंट से हो, वो बच ना पाए। सर, एक सवाल ये है कि आखिर होमवर्क कैसे किया जाता है, किस तरह से आप लोग ये जानकारी जुटाते हैं कि कौन सा मॉडस ऑपरेंडी का जो क्रिमिनल है वो कहाँ बैठा है, और किस तरह से पूरा ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जाती है? इसमें सबसे बड़ी मदद हमें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो I4C वर्टिकल है MHA का, उसकी वेबसाइट NCRP पोर्टल पर से जो हमें डाटा मिला, तो उसमें ये चिन्हित किया गया कि 18,000 के करीब हॉटस्पॉट्स थे। तो ऐसे जब देखा तो वी एनालाइज्ड दैट डाटा बाय IFSO यूनिट, और IFSO यूनिट ने उस डाटा को शेयर किया। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जो 2900 लोगों पे कार्रवाई हुई है, आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं? इसमें अभी 2 कैटेगरी के ज़्यादा लोग शामिल हैं। एक तो जो म्यूल अकाउंट, जिनका लेयर 1 हम कहते हैं कि लेयर जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं। इसके साथ साथ हमने इनकी इंटेरोगेशन में और कुछ, जैसा कि पुरानी FIR के इंटेलिजेंस के बेसिस पर हमने कुछ एक्यूज जो इसमें शामिल हैं, इसमें हमने डिजिटल फ्रॉड करने वालों को भी पकड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने वालों को भी पकड़ा है। तो कुल मिला के दिल्ली NCR साइबर क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश दिए थे कि एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए जिसमें बड़ी संख्या में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया गया और इतनी बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों को दबोचा गया। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां पर आर्मी की पासिंग आउट परेड हो रही है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं। अंतिम पल या अंतिम कदम भारतीय सेना अकादमी भवन के ड्रेस स्क्वायर के 3 मुख्य प्रवेश द्वारों पर अंकित है। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जिसे अफसर कैडेट अफसर रैंक धारण करने से पूर्व अकादमी से विदा लेते समय उठाते हैं। यह वह क्षण है जिसे भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुआ कोई भी अफसर कभी नहीं भूलता। निष्ठा धैर्यं पराक्रमोत्रिहं सत्य शौर्य च पौरुषं सहायं तेजो बुद्धिश्च विविधान्यकानि युक्त्रिविकासन्तु विजेतु क्रमणे। अर्थात निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और दृढ़ता, सत्य, वीरता और दूसरों की सहायता, तेजस्विता, बुद्धिमत्ता और रणनीति, ये सभी गुण निरंतर विकसित हों और हम सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें। ये स्मरण रहे, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही के मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जो स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ा समंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। देहरादून से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।